हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज के इस करंट अफेयर वीडियो में कई महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे किस भारतीय द्वीप समूह के पास समुद्र में 6.5 रिक्टर स्केल का बड़ा भूकंप आया और रात भर वैज्ञानिक जो है ना चिंतित रहे कि कहीं सुनामी ना आ जाए। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने फिडे वर्ल्ड कप जीत लिया है चेस का, और भारतीय को हराकर भारतीय ने जीत हासिल की। भारत की 88वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? सबके लिस्ट बताएंगे। आर्मी चीफ ने नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया है, नया गठन होगा, नई इकाइयां बनेंगी, रेजिमेंट बनेंगे, तो उनका नाम क्या है और वो क्या क्या काम करेंगे ये जानेंगे। WHO की रिपोर्ट आई है और उसमें भारत में हेपेटाइटिस के कितने मरीज हैं उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है भारत में। ओके और ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर ये खास रिपोर्ट प्रकाशित की गई है न्यूज़पेपर्स में। बिहार सरकार ने किन सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और पसंद आए तो लाइक बटन दबाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें फटाफट। एक रिमाइंडर, जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो मैराथन वीडियो है ना, वो आ रहा है 3 अगस्त की सुबह 9 बजे। टोटल इस साल का अब तक का कंटेंट होगा, ज़रूर देखिएगा। 4-5 घंटे का होगा ये, या 6 घंटे का भी हो सकता है, और संडे का दिन है तो आप देख सकते हैं। ओके, महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। किस भारतीय द्वीप समूह के पास 29 जुलाई 2025 को समुद्र में 6.3 से लेकर 6.5 रिक्टर स्केल के बीच का भूकंप आया, इतनी तीव्रता का? क्या होगा आंसर इसका? अंडमान निकोबार में। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि मैग्नीट्यूड 6.5 अर्थक्वेक था। हालांकि द हिंदू ने इसको 6.5 लिखा है, लेकिन कुछ अखबारों ने 6.3 लिखा है, और जो भारत का नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है उसके अनुसार ये भूकंप जो है ना वो 6.3 के आसपास का था। कब आया भूकंप? 28 और 29 जुलाई की रात को 12:11 पर यह भूकंप आया है, और इस लोकेशन पर यह भूकंप आया जो आप मैप में देख रहे हैं। भूकंप समुद्र तल से 10 किलोमीटर नीचे था गहराई पर, और किसी के हताहत होने की ये बात नहीं आई है सामने फिलहाल तो, ठीक है। और ये 6.3 रिक्टर स्केल बहुत ही मजबूत, बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद सुनामी का खतरा नहीं है। रात भर वैज्ञानिक इसको देखते रहे हैं, ठीक है, कि कहीं सुनामी ना आ जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो पूरा द्वीप समूह है वहाँ पर। अगर वहाँ भी कुछ हो गया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाता। एक बार डिटेल मैप के ज़रिए चलते हैं। प्यारा भारत है अपना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी में इस तरफ जो निकोबार है ना, यहाँ पर इसी के पास इस जगह पर ये भूकंप का केंद्र था। ये जो इलाका है ना बहुत ही सक्रिय है भूकंप के क्षेत्र से, और इसके कारण बार बार भूकंप आने की संभावना होती है, और सुनामी का भी खतरा होता है। ये खतरा सुनामी का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी समुद्र में भूकंप आया इसका मतलब है सुनामी हो सकती है। आपको याद है 2004 की बात, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के इतिहास में अब तक का सबसे घातक भूकंप और सुनामी आई थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर आए इस तरफ भूकंप आया था, उसकी वजह से मतलब ऊंची लहरें पैदा हुई और 14 देशों के तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया था उसने। 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो भूकंप आखिर क्यों आते हैं? देखिए, पृथ्वी के नीचे कई सारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं। जैसे ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, ये जो मैप देख रहे हैं, इसमें ये इस तरह की लकीरें दिख रही होंगी आपको। ये सब जो है ना वो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, और ये सब आपस में टकराती हैं। टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं पिघली हुई लावा पर टिकी हुई हैं। ये प्लेटें हिलती रहती हैं, और जहाँ ज़्यादा टक्कर होती है उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं। और प्लेटों के टकराने से कई बार कोने मुड़ जाते हैं, दबाव होता है, और उसकी वजह से नीचे की जो ऊर्जा है ना वो रास्ता खोजती है, और फिर डिस्टर्बेंस की वजह से भूकंप आता है। पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं, और लगभग 20,000 भूकंप ही महसूस हो पाते हैं, और तकरीबन 100 भूकंप जो है ना वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये
क्यों है ये, आखिर ये प्लेट्स क्यों हैं? आपको मैं बताऊं कि ये जो ना एक समय ऐसा था करोड़ों वर्ष पहले कि एक पेंजिया हुआ करता था, जिसमें अफ्रीका, ये सारे कुछ देश जो है ना, महादेश जो हैं वो प्लेट्स एक साथ थे। बाद में ये सब अलग हुआ, जैसे ये इंडियन प्लेट जो है ना वो निकला वहाँ से पेंजिया से, और इसने ये यूरेशियन प्लेट पर टक्कर मारी, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय इसी वजह से और ऊंचा हर साल उठता जा रहा है, इसी टक्कर की वजह से। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो यहाँ भारत है और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है, और इसी के पास में ये प्लेट्स जो है ना वो टकराती हैं, वो क्षेत्र है ऐसा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भूकंप आया। अच्छा, अगर सवाल हो कि अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, कहाँ आया था, तो चिली में आया था, 1960 की बात है। 9.6 तीव्रता थी, 6000 लोग मरे थे उसमें, ठीक है। और अभी हाल में कहाँ पर आया था भूकंप, बड़ा भूकंप, सवाल होगा एग्जामिनेशन में, तो वो आया कहाँ पर, वो आया है इस जगह पर, इस जगह पर। ये क्या है, वो अभी कुछ महीने पहले की बात है, म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार में आया था भूकंप, 7 रिक्टर स्केल से थोड़ा सा ज़्यादा था, और बहुत तबाही मची थी उससे, ठीक है। अभी जो आया वो 6.3 से लेकर 6.5 के बीच में आया। अब सवाल ये होगा कि ये रिक्टर स्केल जो है ना, यानी ये जो भूकंप है उसका क्या असर होता है कितने रिक्टर स्केल पर। देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे 1 रिक्टर स्केल है ना, और 1 रिक्टर स्केल है, 1.5 होगा तो उसका डबल हो जाएगा, ओके। 1.2 हुआ तो उसका डबल हो जाएगा, मतलब इस तरीके से वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इतना असर होता है। तो जैसे 0 से 1.9 होगा तो केवल सिस्मोग्राफी पे ही पता चलता है। सिस्मोग्राफी क्या है, जिसमें भूकंप को मापते हैं। 2.2 से लेकर 2.9 तक हल्का कंपन होता है, 3 से लेकर 3.9 तक ट्रक जैसे नज़दीक जो गुजर जाए ना, ऐसा असर होता है। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल है तो विंडो टूट सकती है, दीवारों पर टंगी हुई कोई चीज़ गिर सकती है। 5 से 5.9 जो होता है तो सोफ़ा, ठीक है, सोफ़ा, फर्नीचर, ये सब जो है ना वो हिल सकते हैं और गिर सकते हैं। 6 से 6.9 बिल्डिंग की नींव दरक सकती है, ऊपर की जो इमारतें हैं उसको नुकसान हो सकता है। तो ये इस लेवल का ये भूकंप था अभी निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप के पास में। बिल्डिंग गिर सकती है अगर उसके ज़्यादा हो, 7 से लेकर 7.9 के बीच में। 8 से 8.9 इमारत, पुल सब गिर जाएंगे। 9 या उससे ज़्यादा हो तो तबाही मच जाएगी, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट बात जो आपने जाना, और इसको हम देख लें। ये यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके उपराज्यपाल कौन है, DK जोशी हैं, ठीक है। क्या नाम है, DK जोशी। और वहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है, क्या नाम है राजधानी का? अगर आप पोर्ट ब्लेयर बोलेंगे ना तो वो पुराना नाम हो चुका है, नया नाम क्या है, श्री विजयपुरम, ठीक है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने नाम चेंज कर दिया था। क्या नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का, कैपिटल का? श्री विजयपुरम, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर पुराना नाम है, अब वो भूल जाइए उसको, ये बस याद रखिए कि पुराना नाम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार और गर्व करने वाला ये क्वेश्चन है। पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब 2025 में जीत लिया है। आंसर क्या होगा? दिव्या देशमुख। क्या नाम है? दिव्या देशमुख। और ये देख रहे हैं आप, चेस के क्षेत्र में दुनिया में मतलब नाम हो रहा है भारत का। ये पहली वैश्विक भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप की जीत है। 19 वर्षीय दिव्या हैं और इन्होंने भारतीय खिलाड़ी कोनोरू हम्पी इनको हराया। ये इन्होंने हराया, दिव्या देशमुख हैं और कोनोरू हम्पी हैं। मात्र 19 साल की हैं और दुनिया की महिलाओं की जो चेस है उसमें नंबर 1 मतलब बेहतरीन पोजीशन है, ठीक है। तो ये दिखाता क्या है? शतरंज में भारत के वर्चस्व का एक और पड़ाव है। इससे पहले अगर हम कहेंगे पुरुषों का जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप था वो गुकेश डी ने जीता था पिछले साल 2024 में, ओके।
तो ये शानदार बात है कि दिव्या देशमुख, ये आप उस समय का वीडियो देखिए जब ये बस जीत ही होनी थी। अभी देखिएगा, बस चाल 1-2 और चलेंगे और फिर जीत हासिल हो जाएगी। कोनेरू हम्पी 38 ईयर की हैं और वो हार गई हैं और इसी के साथ जीत गई हैं। देखिए आंसू आ गए जीत की इस खुशी के। कहाँ पर ये आयोजन हुआ था टूर्नामेंट? तो जॉर्जिया के बटूमी में 28 जुलाई को ये खेला गया फाइनल मैच। और शतरंज, विश्व शतरंज कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और एक और ख़ास बात है कि अभी तक ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि नहीं मिली थी इनको। मतलब इनके जो पॉइंट्स थे ना उतने नहीं पहुँचे थे कि ग्रैंड मास्टर की खिताब मिले। लेकिन जैसे ही इन्होंने जीत हासिल की है, मतलब बिना ग्रैंड मास्टर की खिताब के ही ये दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेयर हो गई हैं महिलाओं में चेस की। तो दिव्या ने इस दौरान कहा भी कि मुझे इस जीत को समझने के लिए समय चाहिए। लगता है ये नियति की बात थी और मुझे इस तरह ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला, क्योंकि इससे पहले तमाम टूर्नामेंट में एक भी ग्रैंड मास्टर नॉर्म नहीं था और मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। तो इस जीत के साथ ही दिव्या को इनाम के रूप में 43 लाख रुपए मिले और कोनेरू हम्पी को 30 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे से रिलेटेड। भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं जो ये दर्जा पाने वाली चौथी महिला चेस खिलाड़ी हैं। आंसर क्या होगा? दिव्या देशमुख। ठीक है, जिन्होंने महिलाओं का जो खिताब है वो जीत लिया है वर्ल्ड कप फिडे का। ओके, तो ग्रैंड मास्टर की अगर लिस्ट हम देखेंगे ना कौन कौन हैं, तो पिछले 10 को देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में पिछले 10 से ही आते हैं प्रश्न, जो अनुभव है हमारा। तो 88वीं दिव्या देशमुख है, 87th हरि कृष्ण ए रा, 86th ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि हैं, 85th ग्रैंड मास्टर हैं P श्याम निखिल, 84th हैं R वैशाली, 83rd हैं आदित्य S सामंत, 82nd हैं ग्रैंड मास्टर विपुला प्रणीत, 81st ग्रैंड मास्टर सयंतन दास, बाकी आप देख रहे हैं 80वें विघ्नेश NR। यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, भारत की जो महिला ग्रैंड मास्टर वो कौन कौन हैं? तो 4 हैं टोटल मात्र। पहली जो है महिला ग्रैंड मास्टर वो हैं कोनेरू हम्पी। इनके और दिव्या देशमुख के बीच में फाइनल मैच चल रहा था, तो देशमुख जीत गई हैं और हम्पी जो हैं वो सेकंड पोजीशन पर रही हैं। तो ये देश की 7वीं ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। उसके बाद फिर 24वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी हरिका द्रोणावल्ली। उसके बाद फिर R वैशाली बनी थी 84th ग्रैंड मास्टर, और अभी दिव्या देशमुख को 88वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है और इस देश की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत के साथ ही एग्जामिनेशन में प्रश्न के पूछने की जो संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, अब सवाल होगा कि ग्रैंड मास्टर होता क्या है? ये जो फिडे संगठन है उसके द्वारा दी जाने वाली एक उपाधि है। ठीक है, और ग्रैंड मास्टर तब बनता है, एक निर्धारित अंक होता है, करीब 250 पॉइंट्स होते हैं, वो जीत ले, या फिर कम से कम 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स होते हैं वो प्राप्त कर ले, उसी के बाद ये जीत हासिल होती है। ओके, एक और इसी के साथ पॉइंट है कि सवाल ये भी हो सकता है एग्जामिनेशन में कि पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 में उन्होंने खिताब जीता था और 5 बार के विश्व चैंपियन थे वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं करगिल विजय को लेकर, और क्वेश्चन लेते हैं उससे पहले बताऊं कि इसका PDF जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ फ्री कंटेंट वाला ऑप्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो रख दिया गया है। ठीक है, वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। ओके, और अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं ना करंट अफेयर्स की, तो शार्प लर्निंग ये है, गूगल प्ले पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स के, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो शानदार तैयारी हो जाती है उससे, UPSC और स्टेट PCS एग्जामिनेशन में, ROA RO इन सब एग्जामिनेशन में।
दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो एसएससी, टीचर, रेलवे इन सब के लेवल का है, और इसमें आपको पिछले 2-3 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, और अगले 365 दिनों तक अपडेट मिलता रहता है, 1 साल तक अगले। और इसमें वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट ये सब कुछ होता है, और पीडीएफ तो शानदार तरीके से, वन लाइनर भी होता है, एमसीक्यू भी होता है, और एमसीक्यू विद नोट्स होता है अगर डिटेल में जानना है तो। और साथ में वीडियो का लिंक भी देते हैं ताकि आप क्लिक करें और वो वीडियो, जैसे मैप वाला जो वीडियो दिखाया था मैंने, जो भूकंप वाला, तो उसको समझना के लिए विजुअल ज़रूरी है। आप क्लिक करेंगे और वीडियो वहीं से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण है। एक और बात कि 72वें बीपीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पे, और 11 अगस्त से याद रखिए क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो ये हेल्पलाइन नंबर भी है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप इसके ज़रिए भी। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और लिमिटेड सीट ही है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, करगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, क्या क्या है? आंसर को उपरोक्त सभी: रुद्र ब्रिगेड, शक्ति बाण आर्टिलरी रेजिमेंट और भैरव लाइट कमांडो बटालियन। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और द हिंदू में भी था। तो ये खास बात है, एक बदलाव की ओर सेना की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, बदलाव की ओर। करगिल विजय दिवस इस प्रश्न में है, कब था वो? तो 26 जुलाई को था। ठीक है, तो करगिल विजय दिवस पर ही भारत के जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तो उन्होंने 3 नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भारत की ताकत है ना, अखंडता है, संप्रभुता है, उसको चुनौती देने वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर, उससे कई सारी चीज़ें पता चली हैं। ठीक है, तो उसको लेकर ही ये सब चीज़ें बदलाव की ओर सेना ने कदम बढ़ाया। तो जैसे रुद्र ब्रिगेड है, वो क्या है? वो होगा ये कि उसके तहत एक ही जगह पर पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, बख्तरबंद जो इकाइयां हैं, तोपखाने, स्पेशल जो फोर्सेस हैं, मानव रहित हवाई जो इकाइयां हैं, ड्रोन वगैरह हैं, वो सब होंगे। ये क्या करेगा? ये जो मोर्चे पर, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, जहाँ मोर्चेबंदी चल रही है लगातार, वहाँ पर रसद, साजो सामान भेजने और युद्ध संबंधित सहायता प्रदान करने का काम करेगा, ताकि कनेक्शन जो है ना वो ना टूटे किसी भी तरीके से। इसके पास सब कुछ होगा ताकि ये अगर रास्ते में बाधा आ रही है उन सबको पार करते हुए और वहाँ सेना तक जहाँ मोर्चे पर है वहाँ सहायता प्रदान की जा सके। अगला क्या है? अगला है शक्ति बाण आर्टिलरी रेजिमेंट। तोपखाने में शक्तिबान रेजिमेंट का गठन किया गया है और इसमें ड्रोन रोधी उपकरण, आत्मघाती जो ड्रोन होते हैं, सुसाइडल ड्रोन, ठीक है, तो वो सब इसमें लैस रहेंगे। और इसी तरीके मतलब हर पैदल बटालियन में एक ड्रोन पलटन है और इस तरह से रखा जाएगा। ओके, एक और है भैरव लाइट कमांडो बटालियन। ये स्पेशल फोर्स होगा, ये एक तरह का, ठीक है, कमांडो। देश की सीमा पर दुश्मन को चौंकाने के लिए हमेशा ये तैयार रहेगा और सेना विशेष रूप से ये प्रशिक्षित करेगी इस दल को, अचानक हमला करने की इसमें क्षमता होगी। तो ये जो तीनों है इसको हमेशा आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो वह है 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये है इस बार की थीम। क्या होता है हेपेटाइटिस? इस बीमारी की वजह से लीवर में सूजन आ जाता है और ये लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस, इन सब का कारण बन जाता है। वैश्विक स्तर पर इस दशक की एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है ये। हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शन होता है वो कुछ वायरस से होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। और आंकड़े बताते हैं कि हेपेटाइटिस के चलते पूरी दुनिया में हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इस गंभीरता को देखते हुए
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2030 तक इसको ख़त्म करने का भी लक्ष्य रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी सवाल बन जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब तक दुनिया से हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये सवाल होगा कि ये क्यों मनाते हैं, 28 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग। उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी और वायरस के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और टीका विकसित किया था। तो 28 जुलाई इस दिन जो होता है ना, इनका जन्मदिन होता है और इसीलिए हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ। WHO की जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है 2024, उसके अनुसार भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के कितने मरीज थे टोटल? आंसर क्या होगा? 3.53 करोड़, यानी 3,53,00,000 मरीज भारत में हेपेटाइटिस के हैं। और ये द हिंदू में आप ये न्यूज़ भी देख रहे हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर काफ़ी डिटेल में इसमें बताया गया है और इसमें ये चर्चा की गई है इस आंकड़े की। ठीक है, अब इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने भी काफ़ी डिटेल में इस पर भी कंटेंट दिया है। ओके, तो भारत में 2022 में टोटल हेपेटाइटिस के मामले 3,53,00,000 थे और इनमें हेपेटाइटिस बी के कितने मामले थे? हेपेटाइटिस बी के 2,97,00,000 मरीज थे, जबकि हेपेटाइटिस सी के जो टोटल मरीज थे वो 50,083 मरीज थे। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट। और हेपेटाइटिस सी के वो 55 लाख, ये हेपेटाइटिस सी के 0.55 करोड़ यानी 55 लाख हुई है। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। हेपेटाइटिस बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है और अगर हम कहेंगे दुनिया में क्या स्थिति है, तो दुनिया में जो देखेंगे अगर आप, तो वो दुनिया में जो जितने भी हेपेटाइटिस के मामले हैं, हेपेटाइटिस बी के बात हम करेंगे तो उसका 50% मामला चीन, भारत और इंडोनेशिया में। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में हेपेटाइटिस बी के मामले हैं, उसके बाद भारत का स्थान है। अगर हेपेटाइटिस सी की बात करेंगे तो दुनिया का 50% जो मामला है वो 6 देशों में है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रशिया और USA में। ठीक है, तो उसमें भी भारत दूसरे स्थान पर है। तो हेपेटाइटिस में मैंने बताया था कई सारे हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, लेकिन उनमें जो बी और सी जो है ना वो बड़ा ही खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस से मौत की बात करेंगे, WHO के अनुसार 2019 में 11 लाख लोगों की मौत हुई थी और 2022 में 13 लाख लोगों की मौत हुई थी दुनिया में। हेपेटाइटिस लीवर की में सूजन होता है। 5 तरह के वायरस हैं, A, B, C, D, E। हेपेटाइटिस A और E जो है ना वो दूषित भोजन करने या पानी के माध्यम से फैल जाता है, जो गोलगप्पा खाने गए और वहीं से आप लेके चले आए हेपेटाइटिस। ठीक है, तो वो तो आमतौर पे मतलब है, दिक्कत करता है, उससे पीलिया वगैरह हो जाता है, लेकिन उससे उतना बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी जो है ना बहुत ही घातक होता है। वो कैसे ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब वो कैसे पहुंचता है? वो ब्लड के ज़रिए पहुंचता है। असुरक्षित जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उससे पहुंचता है। अगर कुछ कट लगा है, वहाँ पर टाँके वगैरह लग रहे हैं और वो ठीक से स्टेलाइज नहीं किया गया है तो उससे हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, माँ से बच्चे को फैल सकता है और अगर इलाज ना किया जाए तो ये लंबे समय में लिवर डिजीज, सिरोसिस, लिवर कैंसर, इन सब का कारण बन जाता है। और इन्हीं गंभीरता को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कितने हैं? आंसर होगा 17, टोटल 17 हैं और ये द हिंदू में आप न्यूज़ देख रहे हैं। सम्मानित किए गए हैं, ये रहा फोटोग्राफ। 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है।
अब ये कौन कौन से सांसद हैं, इन सब के लिस्ट भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एक बार देख लीजिए कौन कौन है। स्मिता उदय वाघ भाजपा से, नरेश महस्के शिवसेना से, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस से, मेघा कुलकर्णी बीजेपी से, प्रवीण पटेल भाजपा से, विद्युत बरन महतो बीजेपी से, दिलीप सैकिया बीजेपी से, सुप्रिया सुले एनसीपी, रवि किशन बीजेपी, निशिकांत दुबे बीजेपी, अरविंद सावंत ये शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट से। ठीक है, तो ये तो 11 हो गए। और संसद रत्न विशेष पुरस्कार दिया गया है, ये सब संसद रत्न ही पुरस्कार कहेंगे। विशेष पुरस्कार किन किन को दिया गया है, तो भर्तहरि महताब बीजेपी से। भर्तहरि महताब नाम सुन के कुछ याद आया आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या जो प्रोटेम स्पीकर बने थे ना 18वीं लोकसभा के, वो भर्तहरि महताब ही बने थे। ये सब आपको याद रखना है, पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर है जो संसद रत्न इनके प्रेमचंद्रन, इसके अलावा सुप्रिया सुले एनसीपी, श्रीरंग अप्पा बारनो। ठीक है, तो ये विशेष रत्न पुरस्कार हो गया, विशेष है। हालांकि सुप्रिया सुले का 2 बार नाम इसमें देख रहे हैं। और क्या है, समिति को भी संसद रत्न पुरस्कार मिला है। भर्तहरि महताब की अध्यक्षता वाली जो वित्त संबंधी अस्थायी समिति है वो उस पूरे समिति को मिला। और डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अभी नहीं, ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता वाली जो कृषि संबंधित अस्थायी समिति है संसद की, तो उनको ये अवार्ड मिला है। तो इस तरह से ये 17 जो है ना वो अवार्ड हो जाते हैं। पीडीएफ में मैंने दे दिया है सब कुछ। अब ये सवाल होगा कि ये संसद रत्न पुरस्कार का मतलब क्या हुआ, क्या है ये? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में और उन सांसदों को दिया जाता है जो जवाबदेही से काम करते हैं, पारदर्शिता से करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए काम करते हैं, संसद में सक्रिय रहते हैं। तो इन सब उद्देश्यों को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। हालांकि निशिकांत दुबे के कई सारे बयान मुझे याद आ रहे हैं जो बहुत ही गलत थे। तो ये पुरस्कार खासतौर पर संसद में सक्रियता, बहस, भागीदारी, प्रश्न पूछने, विधायी जो कामकाज है उसमें जो योगदान दिया गया है तो उसको लेकर ये दिया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। ये है इस बार की थीम, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये दिवस जो है ना वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में महत्व जागरूकता पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जुलाई में किसको दिया गया है? आंसर को उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा के महासचिव हैं, तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है और ये द हिंदू में आप न्यूज़ भी देख रहे हैं। 23 जुलाई को एडिशनल चार्ज उनको दे दिया गया है। किसके जगह ली है? तो रजित पुन्हानी की जगह ली है, जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के दौरान वो सीईओ बने थे। कौन? रजित पुन्हानी। तो उनकी जगह अब आ गए हैं उत्पल कुमार सिंह, इन्होंने चार्ज लिया है। अस्थायी सीईओ बाद में बनाया जाएगा, अब देखना होगा कौन बनता है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने, थोड़ा लंबा प्रश्न है, कमलाधार, जीवछ कमला, मरनी कमला और पुरानी कमला नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 265 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। तो ये जो नदियां हैं ना वो किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी? सवाल हो सकता है। आंसर होगा कमला। ठीक है, कमला। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी में थे 26 जुलाई को और उसी दौरान मधुबनी में उन्होंने इन सहायक नदियों के पुनर्जीवन के कार्य को शिलान्यास किया। दरअसल ये नदियाँ सूख गई थी, ख़त्म हो गई थी। एक बैराज बना था कमला पर, उसी के बाद इन जो सहायक नदियाँ हैं वो सब अस्तित्वहीन हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो अब उसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है और उस पर जो खर्चा आ रहा है 265 करोड़ रुपए।
कमला नदी जो है ना वो नेपाल से निकलती हैं और बिहार में बहने वाली एक नदी है और उसी की सहायक नदियाँ ये सब जिनको रिवाइव किया जा रहा है। और ये जो नदी है वो कमला नदी वो खगड़िया ज़िले के खगड़िया ज़िले में वो बागमती से मिलती है। एक धारा बागमती में, एक धारा फिर कोसी में चली जाती है, आगे फिर कोसी में ही चली जाती है बागमती की वो धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंग्लैंड ने जीत लिया है 2025 का महिला यूरो कप। स्विट्जरलैंड के बेसल में यह आयोजित किया गया था। तो इंग्लैंड ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट के दौरान 3-1 से हराया और दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब उसने जीत लिया है। और द हिंदू में आप ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ और फिर जीत हासिल हुई है और ये जश्न की तस्वीरें आपके सामने। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही? स्पेन की स्टार एताना बोनमाटी वो रही हैं। अगला यूरो कप जो है वो 2027 में होगा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और 3 अगस्त की सुबह 9 बजे मैराथन वीडियो जरूर देखिएगा। और बीपीएससी का नया बैच आ चुका है, पूरी टीम है हमारी, सब कुछ मिलकर तैयारी कराएंगे। और सिर्फ करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए और तैयारी करिए। ओके, बाय।